मैं जयप्रकाश जैन। आज मैं CBF के हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य में भेद पढ़ाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद कई प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इस प्रकार के कई प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। तो हमारा जो कोर्स में है वह है रचना के आधार पर वाक्य में भेद। तो आप पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य में। रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम वाक्य बताते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह है जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। तो ऐसा वाक्य वो होता है जो शब्द समूह होता है और वो व्यवस्थित होता है और जिसमें कोई अर्थ निकलता हो, वो कहलाता है वाक्य। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। हम सबसे पहले सरल वाक्य पढ़ेंगे। इस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही वाक्य होता है, यानी इसमें एक क्रिया होती है और एक वाक्य होता है, वो कहलाता है सरल वाक्य। एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण में मुझे कल दिल्ली जाना है, तो इसमें जाना है एक क्रिया है ना, तो जिसमें वाक्य एक होता पूरा और जिसमें क्रिया भी एक होती है, वो कहलाता है सरल वाक्य। पिताजी दफ्तर जाते हैं, इसमें क्रिया एक है और उसमें एक ही वाक्य पूरा, वो कहलाता है सरल वाक्य। सरल वाक्य के 2 अंग होते हैं, अकर्मक, सकर्मक। पहला हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में कर्म नहीं आ सकता, यानी जो वाक्य बनेगा उसमें कर्म नहीं होगा, वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। वह सो गया, वह है वो करता है और सो गया क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा यही है कि कर्म से रहित अकर्मक। जैसे राम जाता है, तो राम है वह करता है और जाता है क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, इस वाक्य में कर्म अवश्य आएगा, यानी वाक्य में कर्म अवश्य होगा, वो कहलाता है सकर्मक। सकर्मक कर्म का सही सकर्मक। उदाहरण देखते हैं हम। राम ने पाठ पढ़ा, तो राम ने वो करता है और पढ़ा वो क्रिया और पाठ है वो कर्म है, तो इसमें कर्म होने के कारण वो कहलाता है सकर्मक। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, तो नानी ने वो करता है और सुनाई वो क्रिया और बीच में कहानी है वो कर्म है, तो कर्म जहाँ होगा वो कहलाता है सकर्मक। यदि सकर्मक में 2 कर्म आ जाएं तो उसे द्विकर्मक कहते हैं। जहाँ पे एक कर्म आता है तो सकर्मक, और जहाँ पर 2 कर्म आ जाते हैं तो द्विकर्मक कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, सेठ ने कर्ता हो गया और दिए वो क्रिया हो गया, और नौकर को और पैसे, इसमें 2 कर्म आते हैं, इसलिए वो द्विकर्मक कहलाता है। जैसे मोहन ने शादी के लिए कार्ड छुपाए, तो मोहन ने वो करता है और छुपाए वो क्रिया है, और शादी के लिए और कार्ड, ये 2 कर्म आ गए, इसलिए द्विकर्मक हो गया। इस तरह से सरल वाक्य के 2 अंग होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, और सकर्मक में भी एकर्मक भी होता है और द्विकर्मक होता है। इस तरह से 2 अंग होते हैं। सरल वाक्य के 2 घटक होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वो कहलाता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे मैं कर्ता जो होता वाक्य में, वो कहलाता है उद्देश्य, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो क्रिया है, यानी जो उसके बारे में जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम है उद्देश्य है और बाजार जाता है विधेय है। जो राम उद्देश्य जो करता है और उसके द्वारा जो किया जाता है वो विधेय कहलाता है। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं, तो उद्देश्य हो गया परिश्रम करने वाले छात्र, ये उद्देश्य हो गया, और परीक्षा में सफल होते हैं वो विधेय हुआ, क्योंकि मैन करता है और उसके द्वारा जो किया जाता है वो विधेय कहलाता है। संयुक्त वाक्य का दूसरा भेद है। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं, अतः यह न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है न किसी से छोटा। इन वाक्यों में अवयव का प्रयोग होता है। अब हम संयुक्त वाक्य वो होता है जो दोनों वाक्य समान होते हैं, जो न किसी से बड़ा होता है न किसी से छोटा। उदाहरण देखते हम। मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहाँ रहेगी, तो मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहाँ रहेगी, दोनों वाक्य समान हैं,
न किसी से छोटा है न किसी से बड़ा है। और शब्द है वो है अव्यय है, जो संयुक्त वाक्य कहलाता है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में अव्यय भी होता है। माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौना लाई, ये दोनों वाक्य समान है तो बीच में अव्यय है, तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य इस तरह से दोनों जोड़ने का काम करता है। संयुक्त वाक्य के भेद: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजन संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। इस तरह से इसके ये 4 भेद होते हैं। सबसे पहले संयोजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य दो कार्य, व्यापारों या स्थिति को जोड़ने का कार्य करते हैं, इनमें एवं, तथा और आदि का प्रयोग होता है। यानी दो कार्य जो वाक्य में दो कार्य होते हैं और दोनों जोड़ने के काम करते हैं और समान होते हैं, वो कहलाता है संयोजक संयुक्त वाक्य। उदाहरण देखो, मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। तो मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा, दोनों अलग अलग वाक्य पर समान हैं, न छोटा है न बड़ा, और बीच में जोड़ना अव्यय जोड़ने का काम करता है, तो वो कहलाता है संयोजक संयुक्त वाक्य। जैसे आपके लिए खिचड़ी बनी है और मेरे लिए चावल, दो कार्य हो रहे हैं और दोनों जोड़ने का काम कर रहे हैं और बीच में तथा शब्द ये योजक है, संयोजक करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाता है। दूसरा है विभाजन संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्य में और उपवाक्य से दो कार्य, एक को स्वीकार किया जाता है तथा दूसरे को त्याग किया जाता है। यानी पहले को ग्रहण की स्वीकार किया जाता है और दूसरे को त्याग किए जाने की बात होती है, वो कहलाता है विभाजन संयुक्त वाक्य। इनमें या, अथवा, या, न की आदि का अवयव का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। तो ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, ये दोनों वाक्य हैं, एक को ग्रहण किया जाता है, दूसरे को त्याग किया जाता है और बीच में अवय अथवा का प्रयोग किया जाता है। यानी एक को त्यागने की बात होती है, एक को ग्रहण करने की, तो वो विभाजन संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे आप मेरे साथ रहोगे कि मदन के मोहन के साथ, तो ये एक ग्रहण किया जा रहा है और दूसरों को त्यागने की बात की जाती है और बीच में जो अव्यय का प्रयोग किया जाता है वो विभाजन संयुक्त वाक्य कहलाता है। तीसरा भेद है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जब उपवाक्य के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध होता है, ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्यों में एक को विरोधाभास होता है, विरोध की बात की जाती है, और उसको कहलाते हैं विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जैसे वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। यानी एक में अच्छा बताया गया और दूसरे में उसका विरोध बताया गया है, तो वो कहलाता है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। उदाहरण और देखें, हम जाना नहीं चाहते लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। यानी एक को जाना नहीं चाहने परंतु जाना पड़ रहा है, यानी विरोधाभास है, नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है। तो एक का विरोधाभास हो रहा है, एक को ग्रहण किया जा रहा है, दूसरों का उसका विरोध हो रहा है, तो वो कहलाता है विरोधाभास और बीच में इसके अवयव का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। चौथा है परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। जब एक उपवाक्य से कार्य तथा दूसरे से उसका परिणाम का बोध होता हो तो वो परिणामवाचक वाक्य कहलाता है। यानी इसमें एक का कार्य होता है और दूसरे में उसका तुरंत परिणाम भी दिखता है दूसरे वाक्य में, तो वो कहलाता है परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। इसमें इसलिए, अतः, सो आदि का उपयोग प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका तुरंत पता चल रहा है, परिणाम तुरंत आया कि हमें जाना बाजार में नहीं जाना चाहिए क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं, तुरंत पता चल रहा है। तो आज बाजार बंद है तो इसका परिणाम तुरंत मिल रहा है, तो परिणामवाची संयुक्त वाक्य। और जोड़ने का काम इसलिए होता है, ये जोड़ भी रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य कहलाता है। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। क्योंकि इसमें बैठा, चुप क्यों बैठा था? क्योंकि बीमार था, तो बीमार होने के कारण वो चुप है, वो परिणाम तुरंत हो रहा है। अब बीच में जोड़ने का काम अतः है, वो संयुक्त वाक्य करता, जोड़ने का काम करता है, इसलिए परिणामवाचक संयुक्त वाक्य कहलाता है। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य तो मुख्य उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें पहला मुख्य होता है वाक्य और दूसरा शेष जो वाक्य बचता है वो उसका आश्रित होता है,
इसलिए उसका आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इसमें कि, जो, जहाँ, जब, तब तो आदि अवयवों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। तो मैं उस लड़की को मिला था मुख्य प्रधान है और ये उसका आश्रित है, ये आश्रित हुआ, ये आश्रित उपवाक्य है। तो एक मुख्य होता है, दूसरा उसका आश्रित होता है, वो कहलाता है मिश्र वाक्य। उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने मुझको कहा कि वे बहुत बीमार है। एक मुख्य वाक्य प्रधान हो गया, ये मुख्य हो गया, है ना, और दूसरा उसका आश्रित है, क्योंकि पिताजी मुख्य है और उन्होंने बीमार हुआ था, ये उसका आश्रित हुआ। एक मुख्य हुआ, दूसरा उस पर आश्रित है। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद है वाक्य रूपांतरण। इसका अर्थ क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित किया जाता है, यानी परिवर्तन किए जाना। एक वाक्य दूसरे वाक्य में परिवर्तन होना वो कहलाता है वाक्य रूपांतरण। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में, एक दूसरे का चेंजिंग होना, परिवर्तन करना, वो कहलाता है वाक्य रूपांतरण। उसका एक नियम में बहुत ध्यान रखना है। सरल वाक्यों को संयुक्त तथा मिश्र बनाने के समय कुछ शब्द, संबंध बोधक, अव्यय अथवा योजक आदि को अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है, और संयुक्त और मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक को, अव्यय आदि शब्दों को लोप करना पड़ता है। अगर सरल वाक्य में संयुक्त और मिश्र को अगर बनाएंगे तो अव्ययों को जोड़ना पड़ेगा, और अगर संयुक्त और मिश्र को सरल वाक्य में अगर बदलेंगे तो उसमें अवयव आदि को लोप करना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये इसका नियम है। सरल वाक्य, आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। अगर उसको हम संयुक्त वाक्य में चेंज करें, आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया, तो इसमें हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज किया और इसमें और लगने से वो संयुक्त वाक्य में चेंज हो गया। दूसरा देखें, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता, ये सरल वाक्य है। उसी को अगर मिश्र वाक्य में चेंज करें, जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता। इसलिए जो झूठ बोलता है उन्हें इस तरह से, जो और झूठ, ये मिश्र वाक्य में आता है। तो ये पहला मुख्य होता है, दूसरा उसका आश्रित होता है। इस तरह के जो चेंजिंग होता है, तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में इस तरह से चेंज करते हैं। अब मिश्र वाक्य है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, ये मिश्र वाक्य है। उसको हम सरल वाक्य में बनाएंगे तो साधारण होगा, और इसमें जो अव्यय लगे वो हटा देंगे। जैसे हमारे घर से बाहर निकले ही बारिश होने लगी, तो इसमें जो अव्यय लगे वो उसको हटा देके साधारण वाक्य बना देते हैं। जैसे सरल वाक्य में हमने जैसे ही वो मिश्र वाक्य में हटा दिया और साधारण में हमने उसको बढ़ा दिया और अव्यय को हटा दिया। अब संयुक्त वाक्य देखें, इसी को ही संयुक्त वाक्य में, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, तो इसमें संयुक्त वाक्यों में और लगा दिया, और जैसे ही वो हटा दिया और लगा के दोनों वाक्यों को समान कर दिया, समान स्तर पर बढ़ा दिया, तो वो संयुक्त वाक्य बन गया। इस तरह से मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में भी चेंज कर सकते हैं, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐसे देखें, संयुक्त वाक्य, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चल पड़ी, ये साधारण संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य हैं, अलग अलग हैं, और जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य हुआ। उसको हम सरल वाक्य में बना सकते हैं। थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चल पड़े, तो इसमें और शब्द है, वो जो संयुक्त वो हटा दिया और साधारण हमने बना दिया और अव्यय को हटा दिया, तो वो सरल वाक्य बन गया। अब संयुक्त वाक्य को हम मिश्र वाक्य में भी चेंज कर सकते हैं। जब लाला जी ने थैला उठाया तब वे दुकान की ओर चल गए, तो इसमें जो और था, दो अलग अलग वाक्य थे और हटा करके और हमने मिश्र वाक्य में बना दिया। एक मुख्य वाक्य बना दिया और दूसरा उसका आश्रित बना दिया। इस तरह से हम मिश्र वाक्य को चेंज कर दिया। तो सही वाक्य को सरल वाक्य में भी चेंज कर सकते हैं और सही वाक्य को मिश्र वाक्य में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने तीन प्रकार के जो भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इस तरह तीन भेद भरे और उसके रूपांतर किस तरह से किया गया। हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में, और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में। इस तरह से हमने चेंज करके हमने पढ़ाई कि इस तरह से हमने वाक्यों के भेद रचना के आधार पर जो कोर्स में है वो हमने अच्छी तरह से पढ़ा। ध्यान से पढ़ें।